तो यहाँ पर कम्युनिकेटर का रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। चलते हैं यूजीसी नेट की कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के दृष्टिकोण से। हायर एजुकेशन में जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं उन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। इंस्टेड ऑफ स्पीच एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस आर नोन एज, that is delivery language, that is physical language, that is personal language, that is para language। तो आवाज के पहलुओं, बोलने के जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वॉइस ऑफ एस्पेक्ट्स, उसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट डिलीवरी लैंग्वेज साधारण एस्पेक्ट हो जा रहा है। शारीरिक भाषा की बात अगर हम करें तो हमारे कहा जाए तो शरीर हमें क्या बोल रहा है, हमारे शारीरिक भाषा के रूप में हम क्या व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद बात करें व्यक्तिक भाषा, तो व्यक्तिक भाषा यानी पर्सनल लैंग्वेज साधारण एस्पेक्ट यहाँ पर भी हो जा रहा है। पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज, तो ये बहुत ही सटीक उत्तर है। अगर चारों विकल्पों को देखें तो आवाज के पहलुओं को पराभाषा कहा जाता है। अब पैरा लैंग्वेज होता क्या है? पैरा लैंग्वेज एक्चुअली होता है जो साधारण भाषा से हटके बात की जाए। तो साधारण भाषा से हटके बात किया जाना यानी बात का किस प्रकार से उठाकर रखना, बात में कितने भाव भंगिमा को लाना, ये सब कुछ पैरा लैंग्वेजेस के अंतर्गत आता है। तो आवाज के पहलू जैसे आवाज का धीमा होना, आवाज का गहराई से बोलना, आवाज में ग्रेविटी का होना, ये सब कुछ आवाज के पहलू के अंतर्गत रखा जाएगा और इस दृष्टिकोण से पैरा लैंग्वेज इज बेस्ट आंसर। So students, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो यहाँ पर the factors that affect the selection of communication participants is option A, A1, contiguous, useful and loneliness, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। और दूसरा है उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता। तीसरा है गुप्तता, असंवादिता और छल। और चौथा है विषमता, असंवादिता, विपथन, asymmetry, insensitivity, aberration। अब अगर हम चारों विकल्प को देखें तो आप एक चीज देख रहे होंगे, असंवादिता 3 विकल्पों में है और असंवादिता का मतलब जो होता है वो होता है ना बोलना, ना बात करना। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे पता चलता है कि कम्युनिकेशन कोई कर रहा है? तो कोई कम्युनिकेशन कर रहा है अगर ये बात रखी जाए तो असंवादिता कहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है? अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो असंवादिता कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ना बात करना कभी कम्युनिकेशन नहीं। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव कारक है कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है इसको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे स्पष्ट है असंवादिता इज नॉट अ परफेक्ट। इस दृष्टिकोण से अगर हम चलें तो असंवादिता यहाँ पर परफेक्ट नहीं माना जाएगा। ये असंवादिता को बाहर करने के बाद हम देखें तो पहला ऑप्शन ही केवल हमारे सामने है जो सभी 3 पॉजिटिव वर्ड को लेकर है, दैट इज सानिध्य, यानी कि कोई कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है, कितना ज्यादा गहराई से उसको देख रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इसको सानिध्य में देखकर बहुत पास है प्रभावित, तो संचार प्रभावी होगा। संचार किसी के लिए कितना उपयोगी है ये भी महत्वपूर्ण है। उपयोगिता है तो कम्युनिकेशन बहुत प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अचानक कोई वीडियो खोलता है और रसगुल्ला बनाना दिखा रहा है, यूट्यूब पे मान लीजिए कोई वीडियो है रसगुल्ला बनाना सिखा रहे हैं। अब सपोज करें बाई चांस आप रसगुल्ला बनाने के बहुत सोच रहे थे तो आप तुरंत रुक जाओगे, यार देखे यार ये रसगुल्ला कैसे बनाया है, ये देखे समझा जाए। तो प्रभाविकता हुआ ना कम्युनिकेशन में, उपयोगिता आपको प्रभावित करती है, यदि उपयोगी है तो आप प्रभावित होंगे। अब रही बात अकेलापन, अकेलापन का यहाँ मतलब लोनलीनेस से। अब अकेलापन का यहाँ मतलब है कि कितना ज्यादा आप एकांत में किसी बात को सुन रहे हो, कितना एकांत में। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में आप एकांत में एक कमरे में बंद होकर क्लास दे रहे हैं, निश्चितों के किनारे ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो ज्यादा प्रभावित होंगे बशर्ते आप अगर अपने घर में 20 लोगों के साथ कोलाहल के माहौल में है। तो जाहिर सी बात है कि
आप कितना लोनली हैं, कितना अकेलेपन के साथ हैं, तो वो चीजें आपके शिक्षण को काफी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखें तो इन चारों विकल्पों में पहला विकल्प सटीक ज्ञान करता है, और इसलिए इसका आंसर जो है सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। एज ए टीचर, what will you choose the best option to ensure your effective attendance in the classroom? अब आप क्लास में चले गए, तो क्लास में जाने के बाद आपको कम्युनिकेट करना है। तो अब इन चार विकल्प में से वो कौन सा विकल्प सबसे परफेक्ट है, जिससे ये पता चले क्या आप अपने आप को बेहतर रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन 1 है सहयोगी समादेश का प्रयोग कर रहे हैं, यूज ऑफ कंपेनियन कमांड। कंपेनियन कमांड का मतलब हो गया कि जो ऐसे तत्व हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे, या जैसे टीचिंग एड्स वगैरह हो गया, तो वो इसके अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा है आक्रामक कथन का करना, मेकिंग ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स। अब आप पहुंचते, आपने कहना शुरू किया, तुम लोगों को मैं बता दूंगा, मतलब बिल्कुल उठा करके, तुम लोग क्या समझते हो, हम ऐसे, यानी टीचर जा करके बस आक्रामक कथन, यानी बड़ा कटक होकर बोलना शुरू कर दे, तो ये बिल्कुल नेगेटिव बात हो जाएगी, और इससे ये नहीं पता चलता कि टीचर, मतलब ये टीचर के लिए पॉजिटिवली उसके प्रेजेंस को नहीं, नेगेटिव पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कमजोर। तीसरा पॉइंट है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। ये बहुत पॉजिटिव है कि भाई आप बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर से खड़े होते हो, बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड रूप से बोलते हो, तो आप जब कोई बात अपने कहने जाते हो तो आपका एक पोस्चर होता है, आप अपने बात को बताने का तरीका रखते हो, सामने व्यक्ति प्रभावित हो आपके कम्युनिकेशन से। तो वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर ये सबसे बेस्ट विकल्प यहाँ है। इसके बाद जो चौथा है वो ये है कि अपनी अथॉरिटी को प्रदर्शित करना। अथॉरिटी को प्रदर्शित करना कब से सही हो सकता है कि कोई प्राधिकारवादी हो जाए, अथॉरिटेरियन हो जाए, ये मैं बड़ा हूँ, ग्रेट हूँ, मैं आप लोगों का निर्माण कारक नहीं, ये अथॉरिटी बेस्ट नहीं है। वो तो आपको पता है कि वो अथॉरिटी है, वो एक श्रेष्ठ है, शिक्षक एक महान व्यक्ति होता है, और वो हमारे कल्याण के भाव से सोच रहा है, लेकिन उसको प्रकट करना। यहाँ पर अगर हम समझें तो इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि इन चारों विकल्प में जो तीसरा विकल्प है वो सबसे बेस्ट लग रहा है, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्या कहता है इस पर ध्यान देते हैं। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Which kind of experience does each communicator feels या है। तो जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो कम्युनिकेटर, यानी वाइल कम्युनिकेटिंग, बात करने के दौरान क्या चीजें उसके अंदर उसको एक एक्सपीरियंस हो रहा हो। ऑप्शन 1 है चित्त आवेग, हिडन इंपल्स, तो जो उसके अंदर की दबी हुई भावनाएं वो बाहर आती है। दूसरा है प्रत्याशित उत्तेजना, एंटिसिपेटरी इंपल्स, प्रत्याशित यानी उससे आशा की जाती है और वैसी उत्तेजना निकल के आती है। तीसरा है होमोफिल्स की मुद्रा, पोस्चर ऑफ होमोफिल्स। होमोफिल्स का जो मतलब यहाँ पे होता है वो होता है कि कोई व्यक्ति अपने मन ही मन कैसा सोचता है उसको, तो मन में सोचता है उसको एज इट इज सामने ला के रख देना। एक्चुअली यही एक बात है कि यहाँ पर उसके मन में, भाव में जो है वो उसके सामने वो जैसा विचार करता है, बस उसके तहत वो प्रकट करता चलता है। ये ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। चौथा क्या है, परिस्थिति विस्थापना, स्टेटस डिस्प्लेसमेंट हो जाना, तो इसकी जो स्टेटस है वो बदल जाना, तो ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इन चारों विकल्प में तीसरा विकल्प है होमोफिल्स की मुद्रा, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट यहाँ पता चल रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक बेहतर है, प्राय इस प्रसंग में लगाई जाती है। Imagine that you are in an education institution where people are of equal status. In such a situation, which method of communication is most appropriate and priority is brought into this context. Option 1 is क्षैतिज संप्रेषण, horizontal communication. Option 2 is vertical communication. Option 3 that is corporate संचार यानी corporate communication. Option 4 प्रति संप्रेषण, contra culture या contra communication. Contra मतलब विरोधी, वर्टिकल यानी ऊपर की ओर, कॉर्पोरेट यानी बिजनेस जगत में, क्षैतिज यानी आमने सामने। अब क्वेश्चन क्या है कि कल्पना कीजिए कि आप ऐसी शिक्षा संस्थान में जहां लोग समान परिस्थिति के, ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है, प्राय इस प्रश्न में लाई जाएगी। तो सीधी बात है, क्षैतिज यानी एक स्तर की, एक आमने सामने, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट विकल्प है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे उत्तर होगा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज संचार। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। What important elements will be considered by the teacher while addressing students in the classroom? तो क्लासरूम में जब एक टीचर कम्युनिकेट करता है तो उसको सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज्यादा वो किस बात पर ध्यान रखे while communicating? तो यहाँ पे सानिध्य से बचना, वाइडिंग कंपनाइंग, यानी किसी एक पक्ष की ओर झुकने से बचना चाहिए। और अक्सर देखा गया है कि टीचर जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे जो ज्यादा इंटरएक्टिव है, ज्यादा बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से या जो किन्हीं कारणों से टीचर के बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो टीचर भी अक्सर उन बच्चों के बहुत क्लोज हो जाते हैं। क्लोज का मतलब यहाँ है कि वो उन्हीं की ओर ध्यान ज्यादा दे रहे होते हैं, बाकी अन्य लोगों पर ध्यान उनका जाता नहीं है, कम जाता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन फिर इस मामले से क्या है, एक तरफा बन जाती है कि भाई टीचर अगर एक तरफ विचार करेगा और अन्य तरफ अन्य बातों को ध्यान ना दे, ये नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सानिध्य से बचना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, गलत है। अगला है वाक स्वराघात परिवर्तन, अल्टरेशन इन स्पीच मॉड्यूलेशन। अब कोई बॉय की आवाज में बोल रहा है, अचानक कुछ शिल होकर के फीमेल वॉइस में बोलने लगे, या बॉय की आवाज से बोलते हुए अचानक बहुत जोर से बोलने लगे और फीमेल की वॉइस में कन्वर्शन, तो ये वॉइस का कन्वर्जन होना ये वास्तव में परफेक्ट अवधारणा नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो वॉइस का बदल जाना, कक्षा में विद्यार्थी को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व में ये है कि उसका आवाज जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, तो वाक स्वराघात परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा है पुनरावर्ती विराम, रेपिटेशन ब्रेक्स। अब बार बार एक नियमित एक स्टेटमेंट जब कोई पढ़ता है या बोलता है तो वो एक विराम लेता है, विराम लेते लेते हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन बार बार विराम लेना, बार बार ब्रेक करना तो कंसिस्टेंसी घटेगी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। अब चौथा है स्थिर भंगिमा, एक फिक्स पोस्चर बना करके खड़े हो गए हैं, जैसे टाइट में शुरुआत से खड़े हैं 2 घंटे तक एक ही जैसे हैं, बिल्कुल ये नहीं लग रहा है एकदम मूर्त कम्युनिकेशन, ये परफेक्ट नहीं हो सकता। ये सभी विकल्पों को देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अध्यापक द्वारा ध्यान में रखने की बात के रूप में वाक स्वराघात परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर है, मैंने आपको बैरियर पढ़ाया है, अलग से चैप्टर पढ़ाया है पूरा, ये देखिए जुलाई 2016 में आया। बहुत नीति प्रवचन होना, निर्णय परक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां हो जाना। तो अगर देखा जाए तो आंसर यही मिल जाता है, तो नीति परक ना हो जाइए। निर्णय परक का मतलब जजमेंटल, जिस एक तरफा झुकाव ना हो जाए, आप कुछ बच्चों के प्रति केवल झुकाव ना रखें।
कुछ या कभी एक ही बच्चे के प्रति भारी भारी झुकाव देखा जाता है और उनके लिए अलग रूल हो जाता है और औरों के लिए अलग रूल हो जाता है। ये गलत है, ये ना करिए। इसके बाद है सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। अब बच्चों को सांत्वना देने के दृष्टिकोण से हम कुछ भी बोलना था बोल दिए, लेकिन सही मामले में ये है कि बच्चे उसी लाइन से टैग लाइन को लेकर के रेगुलर होकर तैयारी कर रहे हो, रेगुलर एक साथ मना पढ़ रहे हो। तब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उनके कहा जाए कि प्रभावी संप्रेषण में निर्णय फर्क हो जाए या एक तरफ झुकाव हो जाए। तो सांत्वना प्रदायी टिप्पणियों की अगर हम बात करें तो ये भी गलत है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कंसोल भी ठीक है, चलो भी ठीक है, बार बार बच्चों को सांत्वना देने वाला तत्व ही बोला जाए। तो पहला जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है नीति प्रवचन हो जाना, निर्णय परक हो जाना, बहुत ही कंसोलिडेट या कंसोल बातें करना। दूसरा है संवाद सारांश आत्म समीक्षा, ये एक अच्छी बात है, ये अवरोधक नहीं कह सकते। आत्म समीक्षा करते चले कि हम कहाँ गलत है, संवाद को करते रहें और सारांश यानी साथ दें, तो ये बात ठीक है। तीसरा सरल शब्दों का प्रयोग करना, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति है, तो इन सारी चीजों में देखा जाए तो सरल शब्दों का प्रयोग करना अच्छी बात है। कोशिश करना चाहिए बहुत शांत होकर के प्रतिक्रिया किया जाए। रक्षात्मक अभिवृत्ति यानी अपने आप को बचाते हुए ऐसी चीजों में किसी प्रकार से कोई अन्य मैटर में इन्वॉल्व ना होकर केवल कंटेंट पर अध्ययन करना। चौथा है व्यक्तिगत कथन, इंडिविजुअल स्टेटमेंट, नजर मिलाना, सरल वर्णन। ये सारी चीजें देखें तो पॉजिटिव जा रही है, लेकिन अवरोधक में देखें तो नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना भरी टिप्पणियां। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस क्रम में क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। किसी सूचना समृद्ध तथा व्याख्यान की समान विशिष्ट इसकी किस प्रवृत्ति के होने में रहती है? तो अगर कोई सूचना दिया जा रहा है, द टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। तो ऑप्शन एक है गति रहित, दूसरा है स्टैगर्ड यानी सांतलित, तीसरा है तथ्यात्मक इंफैक्चुअल और चौथा है खंडात्मक यानी सेक्टोरल। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की समान विशेषता इसकी किस प्रकृति में होने में रहती है? कितना तथ्युक्त है, यानी बात जो हम कह रहे हैं, कोई सूचना हम दे रहे हैं तो उसमें कोई चीज उसकी समान विशेषता जिस जो इसकी किस प्रकृति पर निर्भर करती है, तो वो उसकी तथ्यात्मक प्रकृति पे, वो कितना ज्यादा ट्रुथफुल है, वो कितना ज्यादा लाभदायक है, कितना प्रभावी है, इन सब बातों को हम तथ्यात्मक में रख सकते हैं और इसके सही आंसर होगा तथ्यात्मक। 61 भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? यानी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय उद्दीपन उग्रता। दूसरा विकल्प है कूट लेखन, इनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तीसरा है बाह्य संकेत, एक्सटर्नल क्लूज और चौथा है कूट लेखन कूटानुवादक डिकोडर अनुबंध, एनकोडर डिकोडर अनुबंध। अब यहाँ पे फिर से देखिए भावात्मक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो इमोशनल या एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कैसे निकलता है, किसके माध्यम से निकलता है? तो उदासीन अगर हम हो जाएंगे तो कम से हमारा भावात्मक रूप से कम्युनिकेशन हो पाएगा, यानी एक्सप्रेशन नहीं अच्छे आ पाएंगे। दूसरा है कूट लेखन के लेखक यानी इनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषता काफी हद तक ये प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब उसके आंतरिक और एक्सटर्नल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी सभी चीजों से है। उसकी पर्सनालिटी से एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। से दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट है, वैसे तीसरा है बाह्य संकेत और चौथा है कूट लेखन कूटानुवादक अनुबंध। तो ये उतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा बेहतर आंसर। अब आते हैं 62 पे। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। तो सकारात्मक कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या होता है? दबाव, समर्पण, आमना सामना और अनुनय। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सकारात्मक कक्षा पर संप्रेषण का परिणाम
निम्नांकित में से क्या होता है? दबाव कहीं से नहीं होगा, दबाव नेगेटिव वर्क है। समर्पण होता है। आमना सामना एक साधारण वाक्य हो गया। अब समर्पण या अनुनय, तो यहाँ पे क्या होता है कि परसुएट करना, यानी दूसरे को परसुएट करना, दूसरे को राजी करना। तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से दूसरे व्यक्ति को अपना अनुनय बनाना, यानी अपनी भावनाओं को परसुएट करना, विचारों को दे देना। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे चौथा विकल्प सबसे ज्यादा परफेक्ट है। क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा थियोलॉजिकल आया है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इनके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? क्लासरूम कम्युनिकेशन द बेसिस ऑफ सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रही उदासीनता का, सामूहिक उग्रता का। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन किस चीज का आधार है? सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, बायस्ड पैसिविटी एंड ग्रुप एग्रेशन। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। अब चारों विकल्प को देखें तो सामाजिक पहचान का, सोशल आइडेंटिटी ही इसका उत्तर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी फोर है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस, कि वो उदासीन होगा, वो सॉरी तटस्थ होगा, नॉन अलाइंड होगा, कहीं किसी ओर से झुका नहीं होगा, प्रभुत्व होगा, प्रभुत्वकारी होगा, प्रभुत्वकारी का मतलब काफी डोमिनियन वाला होगा, उदासीन होगा, निवृत्त पैसिव होगा, बोधगम होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पे चौथा है। वैसे भी लास्ट आखिरी चरण होता है समझ। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है कि वो बोधगम्य होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस प्रकार का हो ही रहा होगा कि बिल्कुल व्यक्ति बेहतर रूप से समझ रहा होगा हर बात को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा बोधगम्य। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said to be most people believe in option 1 अनियत संदेशों में, अनियत संदेशों में, ऑप्शन 2 मौखिक संदेशों में, वर्बल मैसेज, ऑप्शन 3 अमौखिक संदेश, नॉन वर्बल मैसेज, ऑप्शन 4 उग्र संदेशों में, एग्रेसिव मैसेज। सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा। जब मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। इस बात को थोड़ा देर में समझिए। कहने का मतलब जब हम कोई बात बोल रहे हैं कुछ और इशारा कर रहे हैं कुछ और। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं यहां मत आना, यहां मत आना, सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां मत आना, यहां मत आना। हम कह रहे हैं मत आना, लेकिन इशारा कर रहे हैं आ जाओ आ जाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, यहां मत आना, हमारा कहना है मत आना, मुंह से बोलने मत आओ, लेकिन इशारा कर रहे हैं आ जाओ ना। अब ऐसे में क्या हो, हम किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? अमौखिक संदेश पे, इशारे पे। क्लियर हुआ बात समझ में? इशारे पे हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो प्रभावी संप्रेषण मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, तो यह कहा जाएगा कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अमौखिक संदेशों में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, लगभग 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आशा है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन भी ठीक लगा होगा। सो
इन क्वेश्चंस को अभी यहीं रोकते हैं, फिर आगे इन क्वेश्चंस के आगे क्यूज में आगे अगली नेक्स्ट वीडियोज में और इन क्वेश्चंस के साथ जल्दी हाजिर होंगे और भी हायर एजुकेशन की ईयरली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।